आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं। एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक जिनको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया उनके संघर्ष को जानती है। भारत के इतिहास की जहां तक हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम आज सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। निश्चित रूप से सुभाष बाबू, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म 1897 में 23 जनवरी 1897 को कटक में हो रहा है। एक संभ्रांत परिवार का, एक बड़े ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता जानकी दास एक टॉप क्लास के लॉयर हैं, संपन्न परिवार है। और इस तरीके से इन्होंने 1919 तक कलकत्ता कॉलेज से अपनी स्नातक यानी बीए की डिग्री प्राप्त की। और स्नातक करने के पश्चात 1919 के पश्चात इनके पिता को इनका यह मन है कि चूंकि सुभाष पढ़ने में बहुत तेज हैं, इसीलिए उनकी इच्छा है कि कुल ना के इनको बाहर जाकर तैयारी करनी चाहिए और आईसीएस का एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि उस समय जो आईसीएस हुआ करती थी वो आपको मालूम होना चाहिए वो लंदन में होती थी। भारत की पहली आईसीएस जो है कुल ना के इलाहाबाद में हो रही है, वो 1922 में हो रही है। लेकिन अभी तक जो आईसीएस हो रही थी वो लंदन में हो रही थी और पहले जाकर तैयारी भी करना पड़ता था। इसीलिए पिता की इच्छा थी और दबाव भी था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस या मैं यूं कहूं नेताजी इस प्रकार से वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं अंग्रेजों की सेवा करूं, क्योंकि उनके मन में तो देशभक्ति का एक अलग जज्बा कहीं ना कहीं कायम है। लेकिन फिर भी पिता की बात को मानना पड़ा और वो लंदन चले गए और वहां आईसीएस की तैयारी करते हैं। और लंदन जाने के पश्चात जब आईसीएस की तैयारी करते हैं तो अंततः कुल मिला के आपको बताना चाहता हूं कि 1920 की जो आईसीएस हुई उस आईसीएस में इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ, यानी रैंकिंग जो उसकी थी वो चौथी थी। और इस प्रकार से आईसीएस को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के पश्चात वहां पर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं यहां पर जो है आईसीएस की नौकरी करूं। इसलिए बड़ा जो है कुलना, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा उस व्यक्ति के हृदय में बहुत पहले से चल रहा है। और साथ में जब वो कॉलेज के दिनों में पढ़ा करते थे तो अंग्रेजों के वो भेदभावपूर्ण रवैये को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिससे उनके मन में यह है कि मैं अंग्रेजों की नौकरी कभी नहीं करूंगा। और इसीलिए वहां पर आईसीएस की नौकरी वो करना नहीं चाहते हैं। वो ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन कुल मिला के उनका मन, मैंने कहा ना कि कुल मिला के वो आईसीएस की नौकरी के प्रति नहीं हो रहा है। और अंततः वहां पर कुल मिला के आईसीएस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने आईसीएस छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जाकर कहीं ज्वाइनिंग किया हो, कुछ दिन सर्विस किया हो, ये बिल्कुल नहीं है। यानी कि आईसीएस क्वालिफाई कर गए लेकिन उन्होंने आईसीएस को ज्वाइन नहीं किया और अंततः वो कुल मिला के हिंदुस्तान चले आए। मैंने अभी कहा कि 1919 में ये लंदन गए, 20 में उन्होंने आईसीएस कुल मिला के क्वालिफाई करते हैं, चौथी रैंक होती है, लेकिन वो अंततः वो नौकरी कुल मिला के छोड़ देते हैं, लेकिन आईसीएस ज्वाइन ही नहीं करते हैं और ट्रेनिंग पीरियड में ही छोड़ छाड़ के और इस प्रकार से वो भारत आते हैं। और थोड़ा समझिएगा कि 1921 के जब आसपास वो भारत आए तो इस समय हिंदुस्तान में माहौल क्या चल रहा है? अरे भाई साहब, भारत के अंदर इस समय बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन चल रहा है। 1 अगस्त 1920 को आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में गांधी जी असहयोग आंदोलन लेकर चल रहे हैं। पूरे देश भर में कुल मिला के आंदोलन बड़े चरम सीमा पर है। उसी असहयोग आंदोलन के दिनों में कुल मिला के गांधी, कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचे? इस तरीके से भारत पहुंचे। यानी भारत जिस समय पहुंच रहे हैं उस समय हिंदुस्तान में एक संघर्ष का माहौल है और ये कह सकते हैं ये उनके अनुकूल माहौल है। इस तरह से कह सकते हैं कि आईसीएस ज्वाइन नहीं किया और सुभाष बाबू ने अंततः कुल मिला के कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्योंकि भारत आने के पश्चात वो कुल मिला के सीआर दास से मिलते हैं, जो उस समय बंगाल के टॉप क्लास के लीडर हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं कि सुभाष बाबू सीआर दास से इतने प्रभावित हुए कि अंततः सीआर दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। इस तरह से सुभाष बाबू के राजनीतिक गुरु बन गए सीआर दास, और सीआर दास के माध्यम से ही वो अंततः गांधी जी से मिलते हैं और मिलने के पश्चात अंततः असहयोग आंदोलन में इन्होंने भी सक्रिय भागीदारी की। और 1921 में ही आपको मालूम होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का, जो वहां का राजकुमार है इंग्लैंड का, वो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। और जब भारत आगमन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने उसका जबरदस्त विरोध किया है
अपने यूथ के साथ चलकर उन्होंने उसका विरोध किया और इस प्रकार से सुभाष बाबू ने 1921 में ही कांग्रेस ज्वाइन किया। 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया और विरोध के कारण अंततः उनको जेल जाना पड़ा। यानी 1921 में ही सुभाष बाबू को जेल जाना पड़ता है और वो जेल में रहते हैं और अंततः कुल मिला के बड़े पैमाने पर जेल से छूट जाते हैं। यानी पहली बार जेल जो है सुभाष चंद्र बोस 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यात्रा का विरोध करने के कारण उनको जाना पड़ा। और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में 11 बार कुल मिला के जेल गए हैं। 11 बार वो जेल जाया करते कि हर मुद्दे पर ही कुल मिला के, क्योंकि वो क्रांतिकारी विचारक है यार। वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसके मन में यह है कि क्रांति के माध्यम से ही कुल मिला के, सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही भारत को अंग्रेजों से मुक्त किया जा सकता है। मैं अभी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो कांग्रेस में जब वो रहते हैं उसके बाद धीरे धीरे कुल मिला के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन ये क्या कि असहयोग आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान का युवा पूरी तरह से शामिल है, हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी पूरी तरह से शामिल है, हिंदुस्तान का किसान शामिल है, मजदूर शामिल है, सभी लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। लेकिन इसी समय चौरी चौरा कांड हो गया। और जब चौरी चौरा कांड हो गया तो चौरी चौरा कांड के बाद क्या होता है, गांधी जी ने तत्काल जो है आंदोलन को वापस ले लिया। और चौरी चौरा कांड के बाद जैसे ही कुल मिला के गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, मैंने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया। पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं नाराज है। हिंदुस्तान के युवाओं को लगा यार ये तुम कर क्या रहे हो। पूरे देश में जो आंदोलन इतनी चरम सीमा पर फैला हुआ है, जिससे कुल मिला के कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट या परिणाम आने की संभावना थी, गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस इस समय बहुत नाराज हैं। क्रांतिकारी जितने भी, मैं कह सकता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग तो भाग ले ही रहे थे, अशफाक उल्लाह खां, लेकिन इन लोगों ने तो तत्काल जो है गांधी जी का साथ छोड़ा कि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से देश को आजादी मिलने वाली नहीं, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद बहुत नाराज ये लोग हो गए और इन लोगों ने एचआरए का गठन कर लिया। लेकिन यहां पर सुभाष चंद्र बोस अभी कांग्रेस के अंदर ही हैं, लेकिन गांधी जी के आंदोलन स्थगित करने के पश्चात वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया गांधी जी के खिलाफ। और उन्होंने कहा अपनी इंडियन स्ट्रगल में, जो उनकी किताब इंडियन स्ट्रगल, उसमें कहा कि ऐसे समय में जब जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था, ऐसे समय में जब जनता का उत्साह अपने चरम सीमा पर था, उस समय आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट कर दिया कि गांधी जी आपने गलत काम किया है। और आपको बात मालूम होना चाहिए कि जैसे कुल मिला के कहीं निश्चित रूप से 1921 में, अब मैंने कहा ना, कांग्रेस के अंदर हो चाहे कांग्रेस के बाहर हो, गांधी जी की नीतियों का विरोध होना शुरू हो गया है। और इसीलिए कांग्रेस के अंदर रहती हुए 1923 में आपको मालूम होना चाहिए कि 1923 में अंततः सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कुल मिला के क्या बना दिया, स्वराज दल की स्थापना कर दी। स्वराज दल की स्थापना की कि नहीं की? इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना होती है, क्योंकि गांधी जी ने तो यह कह दिया कि 1923 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू ने है और जो सीआर दास है, इन लोगों ने कहा क्यों नहीं लेंगे भाई, आपका ठीक है असहयोग आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन है, आपने वापस ले लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि असहयोग और बहिष्कार को कुल मिला के पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए। और पार्लियामेंट को अंदर उठाया तभी जाएगा कि जब हम पार्लियामेंट के मेंबर बन के जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने कुल मिला के स्वराज दल का गठन किया और इन लोगों ने तय किया कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इसी कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से जो ये परिवर्तनवादी लोग हैं, सीआर दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इनके साथ खड़े हो गए और इस प्रकार से इनके साथ काम करने लग गए। और 1923 में आपको मालूम होना चाहिए कि 1923 में अंततः कुल मिला के स्वराज दल को बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं, बहुत बंपर सफलता मिली। और इस समय कलकत्ता के मेयर 1923 में सीआर दास साहब बनाए गए। कौन बनाए गए? सीआर दास बने। तो सीआर दास जब कलकत्ता के मेयर बनते हैं तो सुभाष चंद्र बोस उनके सीईओ बन गए, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालन अधिकारी। इस प्रकार से सीईओ बनते हैं। यानी कि सुभाष चंद्र बोस 1923 में जब कुल मिला के सीआर दास मेयर थे तो उनके सीईओ यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर काम किया कलकत्ता नगर निगम में, और बड़े ही कुल मिला के उत्साह के साथ क्रांतिकारी विचारों के साथ काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इसी समय कुल मिला के कहीं सुभाष चंद्र बोस पर सशस्त्र क्रांति का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार ने इनको पुनः गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के पश्चात इस बार इनको म्यांमार भेजा जाता है, यानी मांडले जेल में बंद कर दिया जाता है। 3 वर्ष की सजा होती है इनको। क्या आप किसी सशस्त्र क्रांति में भागीदारी ले रहे थे? और इस तरह से 3 साल के लिए इनको मांडले जेल भेजा जाता है, लेकिन वहां उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के कारण अंततः कहीं निश्चित रूप से वहां से पुनः जो है आते हैं और इस तरह से कुछ समय के लिए जो है वो राजनीति से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः जो है सक्रिय राजनीति में इन्होंने भागीदारी की।
अब जरा समझिएगा कि कुल मिला के कहीं कि 1923 के बाद जो है स्वराज दल के वो सीईओ बन के गए और वहां पर कुल मिला के काम किया। काम करने के पश्चात फिर इनको सशस्त्र क्रांति का आरोप इनके ऊपर लगा और इसके बाद इनको जेल जाना पड़ता है। मांडले जेल में रहे और वहां से फिर मुक्त होते हैं और मुक्त होने के पश्चात आपको मालूम होना चाहिए कि 1928 की अगर मैं बात करता हूं तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है, आपको मालूम होना चाहिए, इस नेहरू रिपोर्ट की चर्चा मैं अलग करूंगा। इसी नेहरू रिपोर्ट जिसका संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से है, इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई है। तो नेहरू रिपोर्ट का सुभाष चंद्र बोस ने जबरदस्त विरोध किया, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ये कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में जो औपनिवेशिक स्वायत्तता है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो है पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। 1928 में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का कद इतना बड़ा हो चुका है कि अब हम औपनिवेशिक स्वायत्तता की बात ही नहीं करेंगे। अब हमको पूर्ण स्वराज से कम को नहीं चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता से कम नहीं चाहिए। और अंततः सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ने मिलकर एक संगठन बना दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इस प्रकार से इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बना देते हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बन जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इनका लक्ष्य यह है, मैंने कहा ना कि ये लोग किसी भी तरह से डोमिनियन स्टेट की बात पर नहीं तैयार हो रहे हैं, ये पूर्ण स्वाधीनता की बात करने के लिए तैयार है। और इसी समय 1928 में आपको मालूम होना चाहिए, इस नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रख लेना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए अंततः कुल मिलाकर कहीं न कहीं कांग्रेस के एक सम्मेलन हो रहा है कलकत्ता में। और कांग्रेस का कलकत्ता सेशन जब हुआ तो उस पर नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कस हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कस हुआ तो गांधी जी ने यह कहा कि भाई सरकार को 1 वर्ष का समय दिया जाए, यानी कि 1929 तक का समय दिया जाए। अगर ये नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लेती है सरकार तो ठीक है, और नहीं स्वीकार करती है तो कुल मिला के जैसा होगा वो देखा जाएगा। इस पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के खिलाफ खड़े हो गए। आप इस बात को समझिए कि गांधी का कद हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा रहा था यार। उस समय कोई व्यक्ति गांधी के सामने बोल नहीं पाता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस स्पष्ट कर दें, गांधी जी आप इस पर गलत स्टेप पर जा रहे हैं। आप देखिए असहयोग आंदोलन में भी ये नए नए आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि ऐसे समय में जब जनता का उफान अपनी उत्साह अपनी चरम सीमा पर था, आपने राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया, आपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। और यहां पर गांधी जी कुल मिला के कहने की नेहरू रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं। यानी 1928 में कुल मिला के जो कलकत्ता सेशन हो रहा है उसमें गांधी जी कुल मिला के नेहरू रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये कुल मिला के जो है सुभाष चंद्र बोस ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा हमें औपनिवेशिक स्वायत्तता को नहीं मानना है, हम तो कुल मिला के पूर्ण स्वाधीनता की बात को मानेंगे। यानी कितना करेजियस व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस, इस बात को समझने की जरूरत है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की बात को नहीं महत्व दिया गांधी ने, क्योंकि गांधी का औरा, गांधी का कद बहुत बड़ा है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि 1928 में सुभाष चंद्र बोस स्पष्ट कर चुके हैं कि गांधी जी अगर आप कोई गलत डिसीजन लोगे तो मैं एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस के अंदर हूं जो आपकी नीतियों का विरोध करूंगा। और हुआ भी। मैंने कहा ना कि 1928 में कुल मिला के तत्काल उन्होंने कहा कि मैं औपनिवेशिक स्वायत्तता की बात नहीं स्वीकार करूंगा। गांधी जी कह रहे हैं औपनिवेशिक स्वायत्तता स्वीकार करो, उन्होंने कहा ना, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं कांग्रेस के अंदर रहूंगा तो स्वाभाविक रूप से जो गलत होगा उसको गलत और जो सही होगा उसको सही कहूंगा। इस तरह की सोच का व्यक्ति है, मैं ये कहना चाहता हूं। क्रांतिकारी विचारक है। और मैं कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों में कुछ ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गलत बात, इसका मतलब यह नहीं कि सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से हिंसा में विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की नीति यह है कि दुश्मन पहले देखिए कि कैसा है, दुश्मन किस नेचर का है, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, उसके अनुसार नीति बनना चाहिए। यह नहीं कि कुल ना के दुश्मन के पास, दुश्मन अत्याचारी है, उसके पास बम गोले हैं, शस्त्र है, तोप हैं और तुम अहिंसा के सिद्धांत पर चल रहे हो। इस बात को मैं नहीं स्वीकार करूंगा। यदि दुश्मन अत्याचारी है, उसके पास शस्त्र है, उसके पास सेना है, तो हमको भी शस्त्र और सेना के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। यानी कि समय, परिस्थिति और दुश्मन को देखकर नीतियां बदलते रहनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। वो परिस्थितियों को समझने की उनमें बहुत ज्यादा क्षमता थी। और मैं ये कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस को भारत की परिस्थितियों की समझने की क्षमता गांधी और नेहरू से कई गुना ज्यादा थी। इस बात को आप समझिए, गांधी और नेहरू से ज्यादा वो भारत को समझ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के लोगों ने ही कुल ना के कहीं कि उनको आगे नहीं आने दिया। उस समय के कांग्रेस के जितने भी लोग थे उन्होंने वो बिल्कुल जानते थे कि ये व्यक्ति अगर बना रहा तो मामला बिगड़ जाएगा।
इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि 1928 की बात अब जरा समझिए। 1930 में क्या होता है? 1930 में अगर हम थोड़ी बात करें तो 1930 में क्या हुआ? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंततः गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और इस तरह से 5 मार्च 1900, आप जानते हैं कि 12 जनवरी 1930 को कुल के डांडी मार्च होता है और डांडी मार्च के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नौसारी पहुंचे, डांडी पहुंचे और वहां नमक कानून तोड़कर कुल के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य क्या है? पहले तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी, मैं आगे चर्चा करूंगा, और 11 सूत्री मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने भेजी कि भाई हमारी ये 11 मांगे हैं, मान लीजिए, मैं आंदोलन शुरू नहीं करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने कहा कि इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होता कि 11 सूत्री मांगे भी खत्म हो गई। साथ में 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा लग चुका है। तो जब पूर्ण स्वराज का नारा लग चुका है तो इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए ही अंततः कुल के सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया जा रहा है। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने में। दूसरा कि 11 सूत्री मांगे जो दी गई उस पर भी विचार करो। इस तरह से गांधी जी पूरे देश में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। स्वयं सुभाष चंद्र बोस भी उसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन एकाएक जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता था तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, लास्ट में जब कोई निर्णय होना होता था तो कुल मिला के गांधी जी आंदोलन को तत्काल विड्रॉ कर देते थे, वापस ले लेते थे। इस समय भी यही हुआ है कि जब कुलना के सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के लोग इस समय बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो इसी समय कुलना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट कर लिया। और इरविन से जब कुलना के गांधी इरविन पैक्ट, आप जानते हैं 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है तो फिर हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास के लीडर हैं या जो कुलना के थोड़े से क्रांतिकारी विचारक हैं, उनको लगा कि आखिर आपने ये जो गांधी इरविन पैक्ट आपने किया है इसमें मिला क्या है, ये हमको जरा बताइए। कि क्योंकि आपने जो 11 सूत्री मांगे जो है पेश की हैं, क्या वो इस पैक्ट में है? नहीं है। इस समय हिंदुस्तान का हर बच्चा व्यक्ति भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ खड़ा है। क्या आपने इस गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाने का कोई प्रयास किया है? तो आपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात ना तो गांधी इरविन पैक्ट में की है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा लॉर्ड इरविन पर दबाव बन गया होता तो ये मान के चलिए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सजा को कम तो किया ही जा सकता था, उनको फांसी नहीं हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह इस देश की है कि कुल ना के कहीं ना कहीं आप देखिए गांधी इरविन पैक्ट में पहली लाइन में क्या लिखा जा रहा है कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उनको जेल में रखा जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। तो जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर हिंसा का आरोप तो है। और वो हिंसा कहां है यार? हमारे भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय की हत्या स्कॉट और सैंडर्स ने मिलकर कर दी, तो हम उनको जरूर मारेंगे। यदि शायद इस गांधी इरविन पैक्ट में मैं कह सकता हूं कि दबाव बनाया गया होता तो निश्चित रूप से कुलना के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचाया जा सकता था। लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, ना तो उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की चर्चा है, ना 11 सूत्री मांगों की चर्चा है। पूर्ण स्वराज तो बहुत दूर की बात है। तब कुलना के सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यार आप समझौता कर रहे हो तो किस आधार पर कर रहे हैं? और सुभाष चंद्र बोस और इस तरह के जो विचारक लोग थे जो कांग्रेस के अंदर, उनको कुलना के गांधी जी की नीतियों पर पूरी तरह से कुलना के अब विश्वास नहीं रहा और उनको लगा कि गांधी जी के माध्यम से अब इस देश में बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है, बहुत कुछ संभव नहीं है। इस प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट से हिंदुस्तान का यूथ दुखी है। यहां तक कि कराची अधिवेशन में कुलना के गांधी जी के खिलाफ काले झंडे दिखाए गए कि आपने आखिर इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात क्यों नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट से सुभाष बाबू बहुत दुखी हैं और धीरे धीरे उनको लगा कि कुल ना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गांधी के नीतियों पर चलकर या गांधी मेरी नीतियों को स्वीकार करें, ऐसा संभव नहीं लगता है। और सुभाष बाबू यहीं से लगता है कि उनके मन में आ गया कि ट्रैक अब दूसरा होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुल ना के सुभाष चंद्र बोस अभी कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं और बड़े संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं सुभाष चंद्र बोस की छवि इस समय हिंदुस्तान की युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। उनका ऑरा, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के अंदर का जो यूथ है वो पूरी तरह से दीवाना बन चुका है सुभाष चंद्र बोस का, मैं ये कहना चाहता हूं। और यही मौका था अंततः कुल के 1938 की बात करना चाहता हूं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। अब जब हरिपुरा अधिवेशन होता है तो हरिपुरा अधिवेशन में अंततः सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना लिया जाता है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
और इसी समय सुभाष चंद्र बोस की कार्यशैली देखिए कि उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिससे हिंदुस्तान के विकास के लिए प्लानिंग की जा सके। तो राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, जिसका चेयरमैन कुल मिला के पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। आप ये देखिए, तो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष, जब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हरिपुरा अधिवेशन में, तो एक वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने बड़े बेहतर तरीके से काम किया, लेकिन अभी भी उनके कुछ काम रह गए थे। इसीलिए वो चाह रहे थे कि दोबारा मुझे अध्यक्ष बनाया जाए, और इसीलिए बहुत से कांग्रेस के अंदर से भी आवाज उठ रही थी कि आपके अधूरे काम तभी पूरे होंगे जब आप स्वयं अध्यक्ष बनेंगे। तो इस प्रकार से हरिपुरा अधिवेशन में एक वर्ष में जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस काम से हिंदुस्तान का कोई युवा जो है बहुत प्रभावित है, कांग्रेस के अंदर के लोग प्रभावित हैं। और 1939 में आपको बताना चाहता हूं, 1939 में त्रिपुरी में अंततः कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है, और अगले अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा खड़े हो गए, और सुभाष चंद्र बोस जब दोबारा खड़े हो गए तो अंततः गांधी जी को लगा कि अगर ये दोबारा अध्यक्ष बन गया तो मामला तो गंभीर हो जाएगा, यार ये देख रहे हैं लोकप्रिय होता जा रहा है। और इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि इस बार गांधी जी ने स्पष्ट रूप से सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने का मन बना लिया, और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का मन बना लिया विरोध करने का, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट एक खड़ा कर दिया। आप देखिए कुल मिला के पट्टा भी सीतारमैया, पट्टा भी सीतारमैया को इस प्रकार से गांधी जी ने इस कांग्रेस के अध्यक्ष में पहली बार अब चुनाव होने जा रहा है। अरे गांधी जी आप चुपचाप बैठे रहते महाराज, एक योग्य व्यक्ति को कुल मिला के कांग्रेस की सत्ता दे दी गई थी। उस व्यक्ति के नेतृत्व में अगर हिंदुस्तान चला होता तो हिंदुस्तान का विभाजन कभी नहीं हुआ होता यार, एक योग्य प्रधानमंत्री मिला होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी को यह स्पष्ट लगने लगा था कि अगर यह व्यक्ति रहेगा तो हो सकता है कि कुल मिला के कांग्रेस का ये एक तरीके से कहीं न कहीं निश्चित रूप से सर्वोपरि बन जाए, और यह हुआ भी। आपको बताना चाहता हूं, पट्टा भी सीतारमैया को जैसे ही गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया, अब चुनाव होना था, यानी सुभाष चंद्र बोस और पट्टा भी सीतारमैया के बीच में चुनाव होगा, और चुनाव हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा भी सीतारमैया को हरा दिया। पट्टा भी सीतारमैया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में हार गए, जो गांधी जी के कैंडिडेट थे। यानी एक तरह से गांधी जी को मैसेज सुभाष बाबू ने दे दिया कि गांधी जी अब देख लीजिए आपकी स्थिति कहां है। 1939 के इस चुनाव के बाद जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पूरे कुल मिला के कांग्रेस के अंदर हाहाकार मच गया। स्वयं गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार है। अरे महाराज आपको स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, हार तो आप ही की थी। लेकिन यह बात तय हो गया कि सुभाष चंद्र बोस का कद अब कांग्रेस के अंदर गांधी जी से भी बड़ा हो चुका है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं था। अन्य कांग्रेसियों की बात तो छोड़ दीजिए, पंडित नेहरू जी की बात तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात हो गए। गांधी जी को जिसने हिला दिया हो कांग्रेस के अंदर, जिस व्यक्ति ने कुल मिला के गांधी जी के कैंडिडेट को चारों कोने चित्त कर दिया, यह स्पष्ट हो गया कि अब आने वाला समय किसके साथ रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के साथ रहेगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि षड्यंत्रकारी अब चुप बैठने वाले नहीं थे, इसीलिए गांधी जी के ग्रुप के जो लोग थे, या आप देखिए कितना बड़ा जो है राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है यार, देश की आजादी के लिए चल रहा है मामला, और एक योग्य व्यक्ति को सब कुछ दिया जाना चाहिए। लेकिन अंदर की राजनीति इस देश के लोग कहां से कहां ले जा रही है। गांधी जी आप तो महान व्यक्तित्व थे, आपको तो कम से कम चुप होना चाहिए। लेकिन गांधी जी के ही इशारे पर जितने भी गांधी जी के समर्थक लोग थे, उन्होंने कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस की काउंसिल बनने वाली है, जो कुल मिला के अध्यक्ष बनाएगा, उस कांग्रेस की काउंसिल में गांधी जी के समर्थक लोगों का चयन होना चाहिए। इन्हीं अधिवेशन के आप अध्यक्ष बन गए, ठीक है, कुल मिला के कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, लेकिन जो आप काउंसिल बनाएंगे, जितने भी गांधीवादी लोग हैं उसको उसमें शामिल करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, काउंसिल मेरे अकॉर्डिंग बनेगी, मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा। इस प्रकार से कहने की गांधीवादी जितने भी लोग थे, अंततः या गांधी के समर्थक जो लोग थे, उन्होंने कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस को परेशान करना शुरू कर दिया। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो बहुत चीजों को बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर पाता है। इसी का फायदा इस गांधी जी के ग्रुप ने उठा लिया, और इस प्रकार से जब सुभाष को परेशान करने लग
गए तो अंततः सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मिशन कामयाब हो गया गांधीवादी लोगों का। अंततः 1939 में जिस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को चुनाव के द्वारा जीता जा रहा है, उसको आपने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दरकिनार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंडित नेहरू को स्पष्ट रूप से लग गया था कि अगर यह व्यक्ति कांग्रेस के अंदर रह जाएगा तो चाहे कोई भी कितना प्रयास कर ले, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर शायद कुल ना के कहीं कहीं सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष होते या सुभाष बाबू कांग्रेस के अंदर बने रहते, उनके लिए परिस्थितियां अगर कुल ना के विषम नहीं की गई होती, वो शायद देश के बाहर नहीं गए होते, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो बने होते। और हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री बने होते तो हिंदुस्तान का पार्टीशन और सन 47 के दंगे कभी भी नहीं हुए होते। एक व्यक्ति के कुलना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से महत्वाकांक्षाओं ने यहां से वहां तक लोगों को पहुंचा दिया। 1939 में अंततः कुलना के सुभाष बाबू को इस तरह से विवश किया जाता है और विवश करने के पश्चात अंततः सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ा अपने अध्यक्ष पद से। अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया गया। किसी ने नहीं पूछा, गांधी जी ने नहीं पूछा कि क्यों रिजाइन दे रहे हो। तत्काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। बाकी समय के लिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। एक इलेक्टेड व्यक्ति जो चुनाव लड़के आया उसको भगा दिया गया। परिस्थितियां उसको ऐसी कर दी गई कि तुम कांग्रेस छोड़ने के लिए और अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए विवश हो जाओ। जितने भी गांधी के समर्थक लोग थे वो गांधी जी के इशारे पर, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हमारे समर्थक रहें और कल ना के कहीं गड़बड़ करें तो मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उनको कंट्रोल करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि गांधी जी का भी उसमें सहमति थी और इस तरह से गांधी जी के इशारे पर उनके समर्थकों ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि जिसके कारण से बेचारे सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। और अंततः विवश होकर 1939 में आपको बताना चाहता हूं, 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो कर लेते हैं 1939 में और फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना हुई। यही समय आप जरा कि 39 में और क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है और 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इस समय ब्रिटिश सरकार के ऊपर कुल ना के कहीं की शिकंजा कसा जा सकता था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में यही बात गांधी जी से कहा था कि गांधी जी यह एक अवसर है हमारे लिए कि दुश्मन जो है कुल ना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें संकट में है, विश्व युद्ध में फंसा हुआ है। हमें भारत में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए जिसके कारण से अंततः हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पैर इस हिंदुस्तान से उखाड़ सके। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात सबसे पहले देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस इस बात को कर रहे हैं गांधी जी से कि गांधी जी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हो जिसके कारण से हम अंग्रेजों के लिए और मुश्किल पैदा कर दें, जिसके कारण से उनको जाने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन गांधी जी ने यहां पर भी सुभाष चंद्र बोस की बात को नहीं सुना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सामूहिक सत्याग्रह की जगह उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का जो शुरू किया, उसका क्या मतलब है जी? अंग्रेज इस समय कुल ना के सेकंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए जर्मनी इनको पानी पिला रहा है। यही तो मौका था कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाता था, जैसा कि 1942 में आपने भारत छोड़ो किया। उसका कोई मतलब नहीं था 1942 वाले का। करना था आंदोलन तो इसी समय 1939 में करना था। एक धुआंधार आंदोलन हुआ होता, अंग्रेजों को भागने के लिए हमने मजबूर कर दिया होता। लेकिन गांधी जी यहां पर भी सुभाष चंद्र बोस की बात को स्वीकार नहीं करते हैं और इस तरह से कुल ना के सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब मेरी सुनवाई अब कांग्रेस के अंदर नहीं है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अब एक अलग मूवमेंट शुरू कर रहे हैं और कलकत्ता में कुल ना के हॉलवेल की स्टैच्यू लगी हुई है। एक हॉलवेल वही जो गवर्नर हुआ करता था, उसकी स्टैच्यू लगी हुई है। उसकी स्टैच्यू को हटाने के लिए कुल ना के कहीं के सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में एक आंदोलन कर रहे थे। अंततः सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के पश्चात अंततः कहीं न कहीं उनको जेल में डाल दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को जब जेल में डाल दिया गया तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर अनशन कर दिया कि मैंने गलत क्या किया है, मुझे क्यों जेल में रखा गया। भाई हॉलवेल जो है कुल ना के कहीं न कहीं जो स्मारक उसको हटाने की बात कर रहा हूं और अंततः कुल ना के उनको जब अनशन करते हैं तो उनको जेल से छोड़ा जाता है। और उसी 1940 की बात है, 1940 में जेल से छोड़ने के बाद अंततः उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। यानी सुभाष बाबू को उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता है। यानी 1940 में हॉलवेल की स्टैच्यू जो कलकत्ता में लगी हुई थी, मुख्य चौराहे पर लगी थी, उसको हटाने के लिए सुभाष बाबू ने आंदोलन किया है। आंदोलन जब किया तो अंततः उनको पकड़ा जाता है, जेल में बंद कर दिया गया।
सुभाष ने कुल मिला के, सुभाष बाबू ने जेल में कुल मिला के क्या कर दिया, अनशन कर दिया, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार ने अंततः उनको जेल से तो मुक्त कर दिया, लेकिन उनके घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। तो नजरबंद कहां हो गए सुभाष बाबू, अब घर में नजरबंद हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस यार घर में बैठने वाला व्यक्ति थोड़ी है यार, वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, वो देश की आजादी के लिए जीने मरने के लिए तैयार है, वो देश के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। वो घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, वो पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति नहीं है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महासचिव बनेगा। उसको तो एक ही नशा है, और कहीं ना कहीं वो नशा ये है कि मातृभूमि की किसी तरीके से मुक्ति इन अंग्रेजों से होनी चाहिए। उसको एक ही नशा है, वो पद और प्रतिष्ठा का भूखा नहीं है। मैंने एक दिन और भी कहा था कि हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी हैं वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं जैसा कि कांग्रेस के अंदर बैठकर बहुत से लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना पड़ा होता। वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, उनका पॉलिटिक्स तो एक ही है कि भारत माता के कुल ना के कहीं कहीं निश्चित रूप से हम वीर सपूत हैं और भारत माता को जंजीरों से मुक्त करने के लिए पैदा हुए हैं। भारत माता तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। इस नशे के साथ वो मां भारती की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस उस प्रकार की दीवानगी है जो चंद्रशेखर में थी, जो बिस्मिल में थी, जो अशफाक उल्लाह खां में थी। वो दीवानगी इनके अंदर, वो नशा उनके अंदर है। और इस तरह से कुलना के घर में जब नजरबंद थे तो इसको लगा कि अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, और इसी समय निकलने के लिए अंततः उन्होंने एक प्लान तैयार किया। और इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की एक मीटिंग बनाई जाती है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की जब मीटिंग तैयार की जाती है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की एक मीटिंग किया जाए, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है कि कुछ लोगों को इसी के बहाने बुलाना, और कुछ लोगों को बुलाना तो इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से जो पेशावर क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कुल ना के कुछ लोगों को मीटिंग के बहाने बुलाया जाता है। इसी में एक व्यक्ति का नाम है मियां अकबर शाह। इस मियां अकबर शाह को मीटिंग के बहाने यहां बुलाया गया। कहां बुलाया गया? इस प्रकार से कलकत्ता। और मियां अकबर शाह को बुलाने का उद्देश्य यही है कि अब कुल मिला के कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस घर में नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई शरद बोस से बात कर लिया है, उन्होंने अपने भतीजे शिशिर बोस से बात कर लिया कि भाई अब मैं परमानेंट देश की आजादी के लिए घर छोड़ना चाहता हूं, तो लो थोड़ा सा परिवार में मेरी सहमति दो। इस प्रकार से परिवार के लोगों ने दुखी मन से ही सही, लेकिन मातृभूमि के लिए अपने परिवार के एक सदस्य की आहुति देने का निर्णय कर लिया। और उसी संदर्भ में कुल मिला के मियां अकबर शाह को कुल मिला के बुलाया जाता है। और एक रात को कुल मिला के 17 जनवरी 1941, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 17 जनवरी 1941 को अंततः कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जियाउद्दीन नामक एक पठान का वेश बनाकर, ये ध्यान रखिए, जियाउद्दीन नामक सुभाष चंद्र बोस कुल मिला के एक पठान का वेश धारण करते हैं मियां अकबर शाह के साथ 17 जनवरी 1941 को एकदम सुबह 3 बजे 4 बजे के आसपास वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से घर से छद्म वेश में निकलकर भाग जाते हैं, एक ट्रेवल एजेंट की भूमिका के रूप में। क्योंकि कहीं पासपोर्ट वो आईडी हो तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं ट्रेवल एजेंट हूं। और इस तरह से आपको बताना चाहता हूं जियाउद्दीन और कहीं ना कहीं मियां अकबर शाह, जियाउद्दीन का मतलब है सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग अंततः कुल मिला के शिशिर बोस ने अपनी कार से इन लोगों को ले जाकर कुछ दूर छोड़ा, और छोड़ने के पश्चात वहां से वो कालका मिल से कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचे। यानी सुभाष चंद्र बोस जब घर से निकले तो कालका मिल से कहां पहुंचे? पहले कार से कुछ दूर गए और जाने के पश्चात अंततः कालका मिल से यानी कलकत्ता से कहां पहुंचे? कलकत्ता से कुल मिला के कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली जब पहुंच गए तो उसके पश्चात मियां अकबर शाह दूसरे डब्बे में रहेंगे, और ये दूसरे डब्बे अकबर शाह का रोल क्या है? अकबर शाह इनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं कि सुभाष कहीं पकड़े ना जाएं, बस इसीलिए उनको साथ लाया जा रहा है। और साथ में उत्तर पश्चिम सीमा की उनकी नॉलेज है अकबर शाह को। इस प्रकार से यहां से दिल्ली में कहां बैठे? दिल्ली में वो फ्रंटियर मेल में बनते हैं। देख कलकत्ता इधर है तो यहां कलकत्ता मान लीजिए, कलकत्ता से यहां पर ये चलते हैं, जरा समझिएगा, ये कलकत्ता है तो कलकत्ता से सीधे कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली से कहां पहुंचते हैं? दिल्ली से अंततः फ्रंटियर मेल में पहुंचकर पेशावर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? पेशावर। 19 जनवरी को कुल मिला के सुभाष बाबू अकबर शाह के साथ कहां पहुंच गए? पेशावर पहुंच गए। तो वो पेशावर पहुंच जाते हैं और पेशावर में एक होटल में वहां ठहरते हैं, और ठहरने के पश्चात वहीं पर कुल मिला के 21 जनवरी को भगत राम तलवार मिलते हैं। सब प्लानिंग पहले से है। आप देखिए ना यार कि वो व्यक्ति देश की आजादी के लिए अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका है।
अपने को मिटाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि उसको मालूम हो गया है कि ये कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं वो पूरी तरह से कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और कुल मिला के सुभाष चाहते हैं कि मेरे को पॉलिटिक्स नहीं करना है, मेरे को मां भारती को कुल मिला के इन अंग्रेजों के अत्याचार और चंगुल से मुक्त कराना है। उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। 19 जनवरी को अंत तक कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए वो पेशावर पहुंचे और 21 जनवरी को भगत राम तलवार उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि अगली जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के साथ अब मियां अकबर शाह की नहीं होगी, अब भगत राम तलवार की होगी। और इस प्रकार से भगत राम तलवार कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रहमत अली का वेश धारण करते, यानी वो रहमत अली बन गए भगत राम तलवार। और ये कौन सा बन गए धारण, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अब जो है कुल मिला के पेशावर से कहां की यात्रा करेंगे, काबुल। तो इस तरह से पेशावर से अब काबुल पहुंचे। कहां पहुंचे, काबुल पहुंचे। ध्यान रखिएगा, पेशावर से काबुल चले जाते हैं और काबुल में भगत राम तलवार रहमत अली हैं। और कुल मिला के थोड़ा ध्यान रखिए, ये जियाउद्दीन ही है अभी, और जियाउद्दीन के पश्चात अब काबुल से कुल मिला के यानी कि मास्को जाना है। तो काबुल में जो इटली का दूतावास था वहां उन्होंने बातचीत करके पासपोर्ट बनवाया ऑरलैंडो मैसोटा के नाम से। ध्यान रखिएगा, अब सुभाष चंद्र बोस का नाम बदल गया है। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या धारण कर लिया, ऑरलैंडो मैसोटा। इस प्रकार से ऑरलैंडो मैसोटा का नाम धारण करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑरलैंडो मैसोटा। तो ऑरलैंडो मैसोटा नाम से कुल मिला के कहने की कहां उसका वो बना, पासपोर्ट बना काबुल में। कहां जाने के लिए, इस प्रकार से जाने के लिए जर्मनी। इस तरह से ये मास्को पहुंचते हैं। यानी कि कुल मिला के जो भगत राम तलवार थे, जो रहमत अली बन चुके थे, ये ऑरलैंडो मैसोटा बन गए जियाउद्दीन के वेश से। और इसके बाद ये लोग मास्को पहुंचते हैं और रूस पहुंचने के पश्चात इन्होंने स्टालिन से मुलाकात की। स्टालिन ने कुल मिला के इनको मदद का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसी समय घटना घटित हो गई कि जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। और जर्मनी ने जब रूस पर हमला कर दिया तो रूस मित्र देशों के साथ खड़ा हो गया। मित्र देश कौन से हैं, यानी इंग्लैंड है, इसके साथ खड़ा हो गया। तब तत्काल कुल मिला के सुभाष बाबू को क्या परेशानियां आ रही हैं, आप ये देखिए यार। यहां लोग बैठकर कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं और उस व्यक्ति को अकेला देखिए कहां से कहां भटक रहा है। कहां कलकत्ता, फिर दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, वेश बदल बदल कर जा रहा है। रूस पहुंचे, मास्को पहुंचे तो वहां स्थितियां विषम हो गई, क्योंकि कुल मिला के जर्मनी ने जब रूस पर हमला कर दिया तो अब हमारी मदद कुल मिला के रूस तो कर नहीं सकता था। इसीलिए यहां से तत्काल वो निकल भागते हैं। और निकलने के पश्चात अंततः कुल मिला के अप्रैल जो है 1941 में वो कहां पहुंचते हैं, जर्मनी पहुंचते हैं। 1941 में जर्मनी पहुंचे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मार्च 1941 में मास्को पहुंचे और अप्रैल में कुल मिला के जर्मनी पहुंचते हैं। और जब जर्मनी पहुंचते हैं तो जर्मनी में हिटलर का जो राइट हैंड है, जिसका नाम रोबेंट्रॉप है, वो रोबेंट्रॉप उनका स्वागत करता है। और मई 1941 में अंततः सुभाष बाबू की मुलाकात अंततः हिटलर के साथ हो जाती है। हिटलर उस समय दुनिया का सुपर पावर हम कह सकते हैं, दुनिया का सबसे सुपर शक्ति। इस प्रकार से रोबेंट्रॉप से मुलाकात के पश्चात जो हिटलर का सबसे राइट हैंड है, खास आदमी है, अंततः उसने जो है मई 1941 में हिटलर से मुलाकात करवाई। हिटलर सुभाष बाबू से बड़ा प्रभावित होता है और अंततः सुभाष बाबू ने कुछ बातें कही हैं कि भाई साहब, आप लोग अपने कुल मिला के सूचना प्रसारण जो केंद्र है, रेडियो स्टेशन है, उसे हमें उपयोग करने दीजिए, जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण स्थापित कर सके। उन्होंने कहा ठीक है, करिए। दूसरा, उन्होंने सुभाष बाबू ने कहा कि जो यहां पर जर्मनी और उत्तरी अफ्रीका में जो भारतीय सैनिकों का आपने बंदी बना रखा है, वो मुझे दे दीजिए, जिससे मैं भारत के लड़ने के लिए एक सेना तैयार कर सकूं। हिटलर ये भी बात मान जाता है। सातवीं कुल मिला के कहीं कहीं निश्चित रूप से यह कहते हैं कि जापान, जर्मनी और इटली तीनों मिलकर कुल मिला के भारत की स्वाधीनता के लिए हमारा सहयोग करें। तो कुल मिला के यहां पर हिटलर यह कहता है कि देखिए, हम भारत से बहुत दूर हैं और जापान आपके बगल में है, और इसीलिए आपको हमसे ज्यादा मदद जो है कहीं ना कहीं जापान से मिल सकती है। यह बात हिटलर का भी अपनी जगह उचित है कि भाई बगल में जापान है, आप उससे हेल्प लेंगे कि हम यहां से बहुत दूर पड़ जाएंगे, आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी हेल्प जापान कर सकता है। इस प्रकार से कुल मिला के बड़ी लंबी वार्ता के पश्चात कहते हैं कि हिटलर सुभाष बाबू के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की है।
और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करके जितने भी भारतीय बुद्धिजीवी थे वो इनके मेंबर बन जाते हैं इस फ्री इंडिया सेंटर के। और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी कहा कि जर्मनी और कुल मिला के जितने भी उत्तरी अफ्रीका में भारतीय थे उनको मिलाकर कुल मिला के कहीं ना कहीं यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में ही एक सेना की निर्माण किया है। तो जर्मनी में सुभाष बाबू ने एक सेना भी बनाई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी फ्री इंडियन लीजन, तो फ्री इंडियन लीजन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस सेना का नाम है फ्री इंडियन लीजन। तो फ्री इंडियन लीजन नाम से उन्होंने एक फ्री इंडियन लीजन नाम से उन्होंने एक सेना भी जर्मनी में तैयार की। उस सेना में कौन है? जर्मनी में और कुल ना के अफ्रीका में जो भारतीय थे जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के लिए, उनको जब जर्मनी के लोगों ने बंदी बनाया, यानी जर्मनी की सेना ने, तो उस सेना के बल पर अंततः उन्होंने फ्री इंडियन लीजन नाम से एक सेना तैयार की। और इसी सेना ने कुल ना के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया। यहीं पर जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जा रहा है। और यहीं पर नेताजी ने सैनिकों के बीच में अभिवादन करने के लिए जय हिंद के नारे का उद्घोष किया। इस प्रकार से जय हिंद के नारे का उद्घोष जर्मनी में होता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित भी किया जाता है। और अंततः सुभाष चंद्र बोस इस समय जर्मनी में मौजूद हैं। हम लोग भी कुल मिला के कहीं ना कहीं आज की बात को यहीं रोकेंगे, क्योंकि कल मैं आपको जापान, इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग जो है कुल मिला के आजाद हिंद फौज को लेकर आएंगे और अन्य चीजों को लेकर रास बिहारी बोस वगैरह और देश की आजादी के लिए संघर्ष करने की बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जो मैंने कहा ना, 1940 के दशक के पश्चात अंत तक मिला के देखा जाए तो भारत के बाहर विदेशी धरती पर सशस्त्र क्रांति का वातावरण पैदा करके देश की आजादी में एक अविस्मरणीय योगदान सुभाष चंद्र बोस का है। इस पर मैं कल चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन भारत को प्रेरित करने वाले इन व्यक्तित्वों से हमको भी प्रभावित होते रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। बारे सुभाष बाबू, आप जैसा करेजियस साहसी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है। चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा। जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।